हमने डिस्कस किया था उसको वापस जो है एक क्विक रिवीजन करते हैं। नरेशन वर्ड जो है ये नाउन है और इसका जो वर्ब फॉर्म है वो है नरेट, और नरेट का मतलब होता है डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब को हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्णन करना। अब वर्णन करने का क्या मतलब था कि किस चीज का हम वर्णन करेंगे? एक्चुअली होता क्या है कि जब कभी कन्वर्सेशन होते हैं, कन्वर्सेशन का मतलब जब हम किसी इंफॉर्मेशन को सुनते हैं और सुनने के बाद उसी इंफॉर्मेशन को हम किसी और को ट्रांसफर करते हैं, यही बात हो रही है। तो ये नरेशन है, नरेशन नाउन है, नरेशन का नरेट वर्ड इसका वर्ब बना और इसका मतलब डिस्क्राइब हुआ, इसका मतलब वर्णन करना हुआ। एक्चुअली नरेशन के ही वो दो रूप है जिसको आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं ना। अब जनरली यही सुनते हैं कि यार हम तो डायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं। एक्चुअली आप डायरेक्ट स्पीच नहीं पढ़ रहे हैं, मत कहा करिए कि हम डायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं। यू शुड ऑलवेज से कि हम नरेशन पढ़ रहे हैं। कि आज के बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि हम डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो फिर इनडायरेक्ट भी तो पढ़ रहे होंगे ना। नरेशन के दो पार्ट हैं, नरेशन के ये दो पार्ट हैं। अगर मैं ऐसे लिख के कहूं, ऐसे डायरेक्ट स्पीच ऑफ, ये पूरा आपको ये क्लियर बोलना चाहिए। और यहां क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, क्या हो जाएगा? नरेशन। तो नरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ी बात तो यही थी। इसलिए जरूरत पड़ती है, मैंने कहा था कि जैसे यहां पर ए है एक आदमी, और यहां पर बी है एक आदमी, और यहां पर सी है एक आदमी, ये तीन लोग हैं। कम्युनिकेशन के ये तीन पिलर हमने बना दिए, तीन लोग खड़े हैं। तो यहां पर ए जो है कोई इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है, बोल रहा है, कोई बात कह रहा है, कोई स्टेटमेंट कह रहा है। एक्चुअली क्या है ना, स्पीच जो वर्ड है ना, स्पीच, इसके बारे में बात, स्पीच का मतलब होता है स्टेटमेंट। क्या होता है? और स्टेटमेंट का हिंदी क्या हो जाएगी इसकी? कथन। आप हिंदी में ऐसे कहें तो कोई बात कह सकते हैं, कोई सेंटेंस कह सकते हैं। तो अगर कोई ए है, कोई भी स्पीच या कोई भी स्टेटमेंट तो डिलीवर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो हवा में तो बात नहीं करेगा भाई। कोई भी आदमी अगर कोई बात कह रहा है तो उसका मोटो, उसका इंटेंशन, मोटो का मतलब क्या होता है? उसका कोई गोल होगा, कोई इरादा होगा ना, कोई इंटेंशन होगा। उसका इरादा यही होगा कि अगर ये ने कोई बात कही है तो उसका एक उद्देश्य है कि वो कहीं जाए बात, या किसी के बारे में बोला होगा। तो ये इंफॉर्मेशन बी के पास पहुंच गई, कोई ना कोई सुनेगा। आप अगर नहीं भी चाहेंगे तो भी वो सुनेगा। आप बैठे बैठे कहीं पे कह रहे हैं कि मैं राजा हूं, तो आप भले ही ना चाहें कि मैं कोई ना सुने, पर सुनेगा कोई, आसपास में तो होगा कोई जो सुनेगा। और ऐसे तो आप अकेले कहेंगे भी नहीं। तो ए ने अगर कोई इंफॉर्मेशन दी और बी ने उस सूचना को सुन लिया, अब यहां तक तो बात सही है। अब इस बी को इस सी के पास उसी इंफॉर्मेशन को कहना है, ये भी क्लियर है। तो ए के पास दो तरीके हैं, इस बी के पास दो तरीके हैं सी को बताने के लिए। क्लियर है? ए की बात बी तक पहुंची, अब बी की बात जब सी पर पहुंचेगी तो बी वाला जो है ना, ये इसके पास दो तरीके हो जाएंगे, ये इंफॉर्मेशन यहां डिलीवर की जाएगी। क्लियर? अभी क्या करना है कि इस सी, ये बी क्या करेगा? एक तरीका तो इसके पास है डायरेक्ट स्पीच, एक तरीका क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना? क्लियर? तो पहला तरीका डायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन है और दूसरा तरीका क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन है। तो अंतर क्या है दोनों में, यह समझना है। अगर ए की बात को बी ने सी से वैसे कह दिया जैसे ए ने कहा था, एज फॉर एग्जाम्पल, सीता, या हिंदी में पहले लिखते हैं, सीता कहती है मैं एक डॉक्टर हूं। ठीक है ना? सीता कहती है, यहां सीता ए है, बी का नाम मैंने दिया नहीं है। बी कोई भी हो सकता है जो सुन रहा है, वो यहां दिखा नहीं। ए सीता ने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूं, बी ने यहां सुन लिया, कोई बी नाम की एक लड़की है,
या लड़का उसने सुन लिया। अब ये बी सी के पास आए और इसी बात को अगर वो मैं लगा के बोले, ऐसे बोले सीता कहती है मैं एक डॉक्टर हूं, ये सी से कहा बी ने। एक तरीका ये था। तो एक दूसरा तरीका क्या है, एक दूसरा तरीका क्या समझो, सीता कहती है यहां लगाएगा की और यहां बोलेगा क्या वह। मुझे लगता है यहां तक की बात क्लियर है। तो जब सीता की कही हुई बात को ये जो इन्वर्टेड कामा में है उठा के हूबहू सी से उसने डिलीवर कर दिया, मैं का ही यूज करते हुए, की भी नहीं उसने लगाया, तो ये हो गया आपका प्रत्यक्ष कथन हिंदी में। और इंग्लिश में क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन। ठीक। और कई बार हम बोलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं। कितना अजीब सा है कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं कहते, हम नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन फुल पैकेज है, इसमें दोनों आ जाएगा। दूसरा तरीका, सीता कहती है कि वह एक डॉक्टर है, ये इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन है। आइए हम इसके अब टर्मिनोलॉजी पे बात करते हैं। तो जो पोर्शन इन्वर्टेड कामा के बाहर है जिसमें स्पीकर आ रहा है, ये स्पीकर है ना, सीता ही तो बोल रही है, तो सीता स्पीकर कहलाएगी। और ये पूरा हिस्सा इन्वर्टेड कामा के बाहर का पोर्शन है, ये वाला है ना। द पोर्शन विच इज केप्ट आउटसाइड द इन्वर्टेड कामा इज कॉल्ड डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब। The portion which is outside the inverted comma is called reporting verb, and the portion which is inside the inverted comma is called reported speech. अगर इसको मैं ऐसे कहूं रिपोर्टिंग वर्ब आरवी और इसको बोलूं आरएस, ये बाहर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये पोर्शन अंदर है स्टेटमेंट रिपोर्टेड स्पीच। इतनी बात हम समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। आगे ये देखेंगे, ये बातें तो आप समझ चुके होंगे शायद कि डायरेक्ट स्पीच को कैसे पहचानेंगे। होगा तो इन्वर्टेड कामा वाली बात जरूर होगी, और इनडायरेक्ट स्पीच होगा तो उसमें की भी लगा होगा, और वहां पर जो मैं है वो नहीं रहेगा, या तो वह रहेगा या तो वे रहेगा, कुछ और रहेगा। अब समझना है, जैसे ही सेज आई स्पीक इंग्लिश, छोटे छोटे सेंटेंस को समझते हैं। अब समझने वाली बात यह है, ये हो गया आपका क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। एक्चुअली वर्ब यही है, सेज ही वर्ब है, ये तो स्पीकर है, लेकिन पूरे इस पोर्शन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। और ये पूरा पोर्शन ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब स्टेप समझिए, इसको हम चेंज करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को पहचानना है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। नेचर में क्या आएगा, टेंस। और स्टेप 2 में क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच की दोनों चीज पहचानने पड़ेंगे, सेंटेंस का क्या नेचर है और टेंस का क्या नेचर है। इतनी बात समझ आ गई। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द डायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन, देन वी हैव टू फॉलो द 2 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला स्टेप यहीं पे पहुंचना है, इधर कहीं नहीं जाना है। आप इसको देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है। मुझे लगता है ये टेंस तो सिंपल प्रेजेंट है ना। अब जब इतनी बात समझ जाइए तो आपका काम थोड़ा इजी हो जाता है। वो इजी ये हो जाता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, कोई भी प्रेजेंट हो, नॉट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, कोई भी हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का ये इसका टेंस नहीं बदलता है। ये आसान काम है। तो आप कहेंगे कब बदलता है, वो तब जब बदलता है तो हम बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल अभी इतना समझते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, ये टेंस नॉट सेंटेंस, ये बात बार बार समझनी है कि सेंटेंस नहीं समझना है, इसको क्या समझना है, इसको टेंस समझना है। तो इसका टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट हो या कोई प्रेजेंट हो, प्रेजेंट के ही ग्रुप का कोई हो, तो इसके टेंस में कोई ही हम हेर फेर नहीं करेंगे। इसका टेंस वही रहेगा जो अभी है, यानी कि इसका भी टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट।
तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो अब करेंगे क्या, इतनी बातें समझ गए, हम इजीली समझते हैं। अब आइए तीसरे स्टेप पे, स्टेप 3। आइए देखिए कि क्या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई प्रोनाउन आया है क्या। हाँ आया है, और भी आ सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता था आई स्पीक इंग्लिश, इसके जगह पे आई टीच यू इंग्लिश हो सकता था, तो डबल प्रोनाउन आ जाते। अब क्या करना है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो हम सीधे पहुंचते हैं सीधे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास, घूम के यहां आ जाइए। यहां थोड़ा सा क्रिटिकल है, आपको समझना है बहुत केयरफुली। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच में तो हम सीधे कहां आएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास आएंगे। और ये थर्ड पर्सन है, हम इसको भी थर्ड बदल देंगे, हम इसको भी थर्ड बदल देंगे। अब लिखते हैं हम ही सेज, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, यहां पर दैट लगाएंगे, लेकिन याद रहे कि हमेशा दैट नहीं लगाएंगे, दैट लगाएंगे या कोई और कंजक्शन लगाएंगे, ये बात निर्भर करती है कि इसका सेंटेंस क्या है। टेंस की बात खत्म हो, हम टेंस के काम को खत्म कर चुके हैं। इसका टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पर निर्भर करेगा। क्लियर है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पर निर्भर करेगा। अगर ये प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर भी है, पास नहीं होना चाहिए। क्या क्या, प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर ये है तो फिर इसके टेंस को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर ये पास्ट होता तो काम बढ़ जाता, तो हम पास्ट पर अभी जाएंगे ही नहीं, पहले प्रेजेंट को हम सॉल्व कर लें। अब क्या है, अब ये क्लियर है। अभी क्या करना है कि ये यहां जो कॉमा लगा है ना, इसको मैंने दो वर्ड बताया था, एक कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। इसे क्या पढ़ेंगे, कॉमा, ये दोनों इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा का दूसरा नाम क्या है, कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क भी कहते हैं इसको। अब एक हमारा प्रोसेस होता है कि जब हम कभी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में ले जाते हैं तो हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम रास्ते में पढ़ने वाले जो इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा है इनको रिमूव करें। अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच नहीं कर पाएंगे, इसलिए जिम्मेदारी हमारी है कि हम इसको क्या करें, रिमूव करें। लेकिन या फिर रुकना है, इसको रिमूव करने से पहले, ठीक है ना, ये बात समझना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशन लगाएं। लोग जनरली कहते हैं डायरेक्ट लग जाएगा, नहीं, डायरेक्ट भी लगता है और भी चीजें लग सकती हैं। दैट लग सकता है, टू लग सकता है, इफ भी लगता है, कभी कभी वेदर भी लगता है, कभी कभी खुद ही WH क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन की तरह काम करने लगते हैं। ये कैसे पता चलेगा, ये इसका जो सेंटेंस का नेचर है ना, देखिए, नेचर ऑफ सेंटेंस टेल्स द नेचर ऑफ कंजंक्शन। ये लाइन हमेशा हमें याद करके रखनी होगी, ये वाली बात। नेचर ऑफ सेंटेंस, किसका सेंटेंस का नेचर, रिपोर्टेड स्पीच का। बार बार हम इसी शब्दों का प्रयोग करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। कहीं मिक्सअप हो गया कि हम इसको कहीं रिपोर्टेड स्पीच समझ बैठे, इसको रिपोर्टिंग हो, तो सारा खेल खराब हो जाएगा। हमें अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यहीं पे होल्ड करके रखना होगा कि भाई इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो हिस्सा है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अंदर वाला क्या है, अभी खेल ऐसे बिगड़ जाएगा, ऐसे लिखेंगे आई स्पीक इंग्लिश, है ना, यहां पर ही सेज। अब तो इधर उधर हो गया है, तो कुछ लोग इस तरह भी याद कर लेते हैं कि जो पहले है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो बाद में हो रिपोर्टेड स्पीच है। नहीं, ये लोग कर क्या सकते हैं, क्वेश्चन कैसे बदल सकते हैं कि इन्वर्टेड कामा के जो बाहर वाला हिस्सा है वो इधर कर देंगे और जो अंदर वाला वो पहले कर देंगे। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, राम कहता है, एक तरीका ये, राम कहता है, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, बात तो सेम है। बस हुआ क्या है कि जो पोजीशन आप टेंस सेंटेंस रहे हैं वो इधर उधर कर दिए गए। तो आप हमेशा ये याद रखेंगे कि जो बाहर वाला हिस्सा वो किधर भी रहे वही रिपोर्टिंग वर्ब है, जो अंदर वाला पोर्शन है वो रिपोर्टेड स्पीच है। इतनी बात समझ गए।
आगे समझते हैं। ही सेज हमने लिख लिया, याद रहे, रिमेंबर दिस थिंग, इसका टेंस और इसका सेंटेंस कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। जो भी हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, वो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस और सेंटेंस के हिसाब से सारा खेल होना है। ये इतना ये बता देगा हमें कि ये बदलेंगे कि नहीं। ठीक, इसका टेंस नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? क्योंकि ये प्रेजेंट में है, या फ्यूचर में होता, ही विल से होता तो भी नहीं ये बदलता, इसका टेंस नहीं बदलता। ठीक है ना? अब समझते हैं थोड़ा ध्यान से। ही सेज हो गया, अब ये हटाना है, हमेशा हटाना पड़ता है, ऑलवेज। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नरेशन का कि जब कभी हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाना चाहते हैं तो इन्वर्टेड कामा को हमें क्या करना होगा? हटाना होगा। लेकिन हटाने से पहले ये पूछना पड़ेगा इन लोगों से कि आप किस सेंटेंस से बिलोंग करते हैं। जिस तरह के पेशेंट होंगे उसी तरह का ट्रीटमेंट भी इनके साथ किया जाएगा। अभी ये किस में है? असर्टिव सेंटेंस में है, तो असर्टिव जब रहेगा यहां पर तो दैट लगेगा। अगर ये असर्टिव ना होता बाय द वे तो दैट नहीं लगता, कुछ और लगता, जो लगता वो देखा जाता। फिलहाल अभी देखते हैं कि असर्टिव क्लियर है, हमने असर्टिव लिखा भी है। अभी हम क्या लगा देंगे? तो आपसे कोई पूछेगा क्या हमेशा दैट लगता है? बोलिए नहीं, ये निर्भर करेगा कि इसका सेंटेंस क्या है। अभी इंट्रोगेटिव होता तो नहीं लगता दैट, इंपरेटिव होता तो नहीं लगता। कई बार दैट लगता है, कई बार दैट नहीं भी लगता। ये डिपेंड करता है कि इसका सेंटेंस क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का, टेंस नहीं। अब क्या करेंगे? आई है ना, ये फर्स्ट पर्सन है, आप सीधे पहुंचेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास। जिस पर्सन का ये होगा उसी पर्सन का इसको बदलना है। तो ये तो लड़का है ना, ही मैस्कुलिन जेंडर है, तो आई को तो शी नहीं कर सकते। हम सीधे जो ही यहां है उसी ही को यहां उठा के कर देंगे, ये रूल है। क्या लिखेंगे? ही। अब यहां पर स्पीक था तो अभी क्या बन जाएगा? स्पीक्स हो जाएगा। ये क्लियर? हमने कौन कौन से चेंजिंग किए? एक चेंजिंग हमने क्या किया, दूसरा चेंजिंग हमने क्या किया, इसकी चेंजिंग हमने इनसे पूछ के की। इसका सेंटेंस क्या है, हम श्योर हैं कि असर्टिव है, इसलिए हमने दैट लगाया। इनको हमने बदला किसके हिसाब से? ये फर्स्ट पर्सन था, इसलिए हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से हम उसको सीधे रिप्लेस कर दिए इसके हिसाब से। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक दूसरा एग्जांपल भी समझते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आई ना हो तो, मान लीजिए आई ना हो तो इस तरह एग्जांपल लिखते हैं कि इसी ही को लेते हैं, ही विल से टू मी यू स्पीक। एग्जाम्पल मैं इस तरह लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, अभी ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये तो हम पहचान चुके हैं। ये आपका क्या है? ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर है? स्टेप 1 फॉलो क्या करना है? पूछना है कि आप किस टेंस से बिलोंग करते हैं। टेंस, इनका टेंस फ्यूचर है। इतना पता चलते ही हमारे अंदर एक करंट आ गया इंफॉर्मेशन का कि भाई इसके टेंस को छोड़ टच नहीं करना है। अगर ये सिंपल प्रेजेंट में है तो इसी में रहेंगे, पास्ट में होते तो पास्ट में ही रहते, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी आगे बढ़ना है तो इसको सीधे क्या करेंगे? यहां पर एक नई चीज हमारे सामने आ चुकी है, ये ट्रांजिटिव हो चुका है। अभी तक पिछले में सेज था, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, अब यहां एक ऑब्जेक्ट भी आ चुका है। याद रहे, जब कभी रिपोर्टिंग वर्ब का जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये इसका ये अगर ट्रांजिटिव है यानी कि ऑब्जेक्ट आया है तो से को टोल्ड में बदल देते हैं। अगर ये असर्टिव है तो हमेशा टोल्ड ये भी नहीं है, कभी आस्क्ड भी हो जाएगा। इसको टोल्ड में बदलेंगे कि किसमें बदलेंगे, इसका सेंटेंस अभी बताएगा। ये असर्टिव है ना और ये ट्रांजिटिव है तो से को किसमें बदलेंगे? टोल्ड में नहीं, टेल में बदल देंगे, क्योंकि ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा। तो क्या लिख देंगे? ही विल। अगर ये पास्ट होता, सेड होता तो टोल्ड होता, से है तो ही विल टेल। ये हट जाता है, याद रखिएगा। जब कभी ट्रांजिटिव वर्ब हो, इसके साथ से टू भी लगा हो, तो जब कभी हम इसको से को टेल में बदलेंगे तो टू अपने आप रिमूव हो जाते। तो ही विल टेल मी, आपको फिर हटाना पड़ेगा, क्योंकि तो कोटेशन मार्क को हटाना जरूरी है, ये हमेशा ही करना पड़ता है, ऑलवेज करना पड़ता है। तो इसको हटाने के लिए हम फिर आएंगे इनके पास पूछने कि इनका सेंटेंस क्या है, नेचर क्या है। तो सेंटेंस अभी भी असर्टिव हमने रखा हुआ है जानबूझ के, तो अभी क्या लिखेंगे फिर हम? दैट। अब तो यू आ गया ना,
अभी तक तो फर्स्ट था, वो फर्स्ट पर्सन था, ये सेकंड है। याद रखिएगा बहुत ईजी है, जब कभी सेकंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास लेकर आओ, इसको यहां ले आओ। अब ये फार्मूला बता देंगे, ये सेट हो जाएगा। ये यू है सेकंड पर्सन, तीन ही तो पर्सन होते हैं। फर्स्ट को हमने देख लिया, फर्स्ट में आई और वी थे, वी का भी एग्जाम्पल ले लेंगे। पहले आई का ले लिए, अब सेकंड पे आ गए, सेकंड आया तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के अब इधर आएंगे, इधर नहीं जाएंगे। ऑब्जेक्ट यहां मी है, मी है ना। ये किस केस में, सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव? यू यहां सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव? वर्ब से पहले है तो सब्जेक्टिव, ये यू सब्जेक्ट के बाद, वर्ब के बाद होता तो ऑब्जेक्टिव। तो अब ये जब सब्जेक्टिव है तो मी के पास जाओ, इसको भी सीधे खड़ा कर दो सब्जेक्टिव में मिला के, इससे बोलो कि तुम भी सब्जेक्टिव बन जाओ भाई। अभी आप समझिए, पहले ये बैट्समैन है तो इसको भी बैट्समैन बनाओ ना, उसके जगह पे ले जाओगे। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? कुछ करना नहीं है, हमें सीधे यहां पहुंच जाना है बिना पूछे समझे। या मी है ना, या हिम भी हो सकता था, तो हिम होता तो क्या हो जाता इधर? इसी को हटाओ और मी को सीधे किस रूप में कर दो? आई। स्पीक है तो ये बदलेगा नहीं, है ना। कितने चेंजिंग हुए? एक दैट और एक आई। किसके बेस पे बदला? क्यों आई आया? क्योंकि ये यू था, पहले क्या था? पहले यहां आई था, तो आई इसके हिसाब से चला गया था, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, जो ये रहे उसको यहां लाओ। यहां सेकंड पर्सन है तो इसके हिसाब से बदला, तो इसको हमने क्या किया? मी था ऑब्जेक्टिव केस में, पर यू था सब्जेक्टिव केस में, इसको इसकी आत्मा के अंदर से लेके आए। अब ये मी था तो ये क्या था? सब्जेक्टिव केस था, और सब्जेक्टिव इसको भी बना के तब रखेंगे, यूं ऐसे लेके आएंगे सब्जेक्ट बनाते हुए। अभी क्या हो गया? ये आई, ये भी क्लियर है। अब क्या है? फर्स्ट पर्सन के दो थे, एक आई था एक वी था, उसका भी एग्जांपल लेते हैं। अभी फ्यूचर हो गया ना, तो फ्यूचर और प्रेजेंट ये दोनों समझ गए हमारे। अभी क्या है, जिससे मैंने लिख दिया वॉइस सेज वी played hockey yesterday। हमने कुछ चेंजिंग किया है। चेंजिंग क्या है कि बॉयज सेज, अभी ये सिंपल प्रेजेंट में रखा है इसको, इसका मतलब इसका भी टेंस, ये किस टेंस में है? पूरा सिंपल। इसमें है सिंपल पास्ट, तो ठीक है ना, सिंपल पास्ट है। जब ये अलाउ करेगा तभी तो हम उसको चेंज करेंगे। ये तो बोल दिया कि मैं सिंपल प्रेजेंट में हूं, तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, नो चेंज। तो चेंज क्या क्या होगा? एक तो ये होगा और एक इफ होगा। इन कोटेशन मार्क हटाना पड़ेगा, इनको भी बदलने पड़ेंगे, ये हमेशा का रेगुलर प्रोसेस है, इन दोनों को हमेशा बदलना पड़ता है। क्लियर है? अब देखो क्या लिखेंगे इसको, बॉयज सेज। अभी तो यहां कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं आया इस बार, तो सेम वैसे लिख देंगे। अगर यहां बॉयज सेज टू अस होता तो इसको टेल्स कर देते। इसको हटाना है, या असर्टिव है अभी भी, तो क्या लिखेंगे? दैट। अब इसको लेकर कहां आएंगे? क्योंकि अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के। तो ये थर्ड पर्सन है, तो ये थर्ड पर्सन में तो बॉयज है, ये तो प्रोनाउन है, तो इसको भी इसके जगह पे प्रोनाउन ढूंढो ना जो इसको रिप्लेस कर पाए। अब बताइए क्या हो सकता है? भाई लड़कियां हो या लड़के हो, एक से ज्यादा हो, तो ही तो नहीं हो सकता, शी भी नहीं हो सकता, तो एक ही तो है दे। सीधे दे जब आपको मिले तो इसको यहां से कैंसिल करिए और यहां क्या लिख देंगे? दे। टेंस तो नहीं बदल सकते ना, बाकी सब कुछ सेम सेम। आपने दो परिवर्तन किया, आपको यहां बिल्कुल भी थोड़ा भी लॉजिक यूज नहीं करना है, आपको सीधे यही पहुंच जाना इससे पूछने। हाँ, पर यह है कि अगर ये प्रोनाउन होता दे तो यहां दे हो जाता ऑलरेडी उठ के आके, पर अभी ये प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, तो इसको इसके जगह पे एक नाउन ढूंढिए जो इसके हिसाब से हो, इसके अकॉर्डिंग हो। बॉय होता तो ही होता, गर्ल होती तो शी होती,
तो लड़के हैं या लड़कियां होती तब भी तो दे होता। तो मुझे लगता है यहां तक हम समझ चुके हैं इस बात को। अब क्या है, यहां एक सेकंड फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। फर्स्ट पर्सन में कितने प्रोनाउन आते हैं? आई और वी। और सेकंड पर्सन में कितने आते हैं? यू। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां खड़ी होगी आपके लिए, उसको भी निपट लेते हैं। थोड़ा समझते हैं कि जैसे ही विल से, you have eaten food। क्लियर है? आपको ये क्वेश्चन देखते ही थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यार यहां पे तो यू आ गया, यानी कि ये सेकंड पर्सन है। जब कभी यहां सेकंड पर्सन आए तो आपको थोड़ा एक्टिव हो जाना चाहिए कि अरे यार देखो बगल में कोई ऑब्जेक्ट आया कि नहीं, क्योंकि हमको काम इसके हिसाब से तो करना पड़ेगा, तो है ही नहीं। मान लीजिए यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जगह ऑब्जेक्ट की है ना, ये तो यहां तो है नहीं, ये इसको बदलेंगे, पूछेंगे किससे? इशू ये है। इसके लिए क्या करना होगा, जब यहां कोई ऑब्जेक्ट ना नजर आए, क्योंकि इसकी जरूरत है ऑब्जेक्ट ना, हम इसको घूम के यहीं पहुंचाएंगे, यहां कोई है ही नहीं। आप जिसके पास जा रहे हैं पैसे मांगने या खाना मांगने, गायब है वहां से आदमी। अपनी प्रॉब्लम आप थाने पे पहुंचे, दरोगा जी से कह रहे हैं दरोगा जी वहां से गायब है, फिर आप क्या करेंगे? वहां तो बैठेंगे चेयर पे, वेट करेंगे, कोई बताने वाला भी नहीं है। हाँ, तो आपके पास एक ऑप्शन है, यहां पर आप मानेंगे, क्योंकि ये सेकंड है तो सेकंड नहीं मान सकते। फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ के यहां पे आप मान लीजिए। फर्स्ट पर्सन का यहां क्या मान सकते हैं? अभी नहीं मान सकते हैं, अस मान सकते हैं, या थर्ड पर्सन का हिम या हर मान सकते हैं। तो मैं इसको मी मान लूं या हर मान लूं या हिम मान लूं, क्योंकि ये सेकंड है तो ये सेकंड दोनों लड़ाएंगे थोड़ी। अब आपके पास दो ही तो बचे हैं ना, या तो फर्स्ट को यहां मान लिया जाए, ऐसा हमारे पास ग्रामेटिकल राइट है मानने का, ऐसा मान लिया जाता है। तो चलिए मैं यहां एक काम करता हूं, ही विल। अब क्या होगा? ही विल। अब यहां जब आप इसको मी मानेंगे तो यहां से को क्या लिखेंगे? फिर, और ब्रैकेट में क्या कर देंगे? जो मानेंगे इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है ताकि पता चले कि पहले से नहीं था, आपने इसको क्या किया है? एडॉप्ट कर लिया, मान लिया। तो हम किसको मान लेते हैं? किसी को मान सकते हैं यहां पर हिम ही मान लेते हैं, या आप मी मान लेते, एक ही कोई मान सकते हैं, या मी मानेंगे या हिम मानेंगे या हर मानेंगे। अब इसको क्या करेंगे? यहां पर आप दैट तो लगा सकते हैं ना, असर्टिव है ना ये, तो दैट लग गया। अब यू को तो आप यहां ला सकते हैं, इससे पूछ लेना हिम के पास। अब यहां ऐसे समझिए, यहां मान ली हिम है, तो यू अगर हिम के पास आएगा इसको हटाएगा, पर ये सब्जेक्टिव है, तो हिम का आप सब्जेक्टिव क्या बनेगा? हिम को सब्जेक्टिव केस में क्या रखेंगे? यहां या तो ही रखेंगे अगर हिम को मानेंगे, मी को मानेंगे तो ठीक है। तो यहां मैं क्या लिखता हूं? मैं इसको मान लेता हूं, ठीक है ना, ही। ये है तो क्या बनेगा? टेंस नहीं बदल रहे भाई, आप तो सब्जेक्ट के हिसाब से, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से आप काम कर रहे हैं। यहां पर हैव है तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही हैज ईटन फूड। मुझे लगता है कि ये आप समझ चुके होंगे। जब कभी यू आए तो आपको इंस्टेंट तुरंत रिएक्शन करना चाहिए कि बगल में जाइए, देखिए है क्या। कई बार रहेगा, कई बार वो आपके क्वेश्चन लेवल को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, तो वो समझना चाहेंगे कि आपको ये भी प्रोसेस पता है कि नहीं। ये भी प्रोसेस पता नहीं है। आपके पास 2000 रुपए आज चाहिए, हर हाल में मेडिकल नीड है हमारे पास, और सारे बैंक बंद हो गए, तो फिर ऑप्शन कुछ ढूंढा आपने? हाँ, एक ऑप्शन हो सकता है कि अपने करीबियों से मांगेंगे आप, ठीक है, वो भी ढूंढ लिए, वहां भी कोई नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? तो सुसाइड कर लेंगे? नहीं, सुसाइड तो मानव जीवन का धर्म नहीं है। इसका मतलब ये, अगर कोई लॉक बनी है तो उसकी चाबी भी बनी होगी, अर्थात ये अगर समस्या बनी है तो समाधान भी उसका होगा, ये काम की बात है। अगर लॉक बना दिया किसी ने तो उसकी चाबी भी बनी होगी, और नहीं बनी होगी तो कोई ना कोई बना के देगा, जबकि मार्केट में मिलने बनाने वाले। मुझे लगता है ये क्लास आप समझ चुके होंगे, ठीक। फिर अगले क्लास में इसको हम समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।